ठीक है, उसको पढ़ लेंगे हम लोग। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या हुआ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी, पृथ्वी से ऊपर की अर्थ के नीचे, अर्थ के नीचे, राइट। तो हम लोग बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जाएंगे। सरफेस है, यहाँ से ऊपर गए तो हम लोग ने देखा वेरिएशन विथ हाइट। अब जब हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, अच्छा मैक्सिमम नीचे हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। तुम लोग ने यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देखे होंगे, ऐसा सवाल भी आता होगा कि भाई एक अर्थ को कूद गया नीचे, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा वो। इंडिया से छोड़ा यहाँ से हम लोग ने तो अमेरिका निकलेगा। कहीं तो जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ, कि कहीं जाएगा ही नहीं, सेंटर में रह जाएगा, है ना। ये हम लोग ने देखा है, सेंटर में क्यों रह जाएगा। कोई तो लॉजिक लग रहा होगा दिमाग में कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। जैसे देख, सरफेस पे था, सरफेस पे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी, ओके। सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या 10 किलोमीटर तक कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है। फिर 10 से 500 के बीच में जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, और 500 से ऊपर जी डैश इज इक्वल, मतलब जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे यस और नो, है ना। लेकिन वैसे अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से सोच, नीचे सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, जी एट सेंटर कितना होगा, जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। क्यों जीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन कहां से, सेंटर से। ओरिजिन कहां से, अब तुम वहीं ओरिजिन पे बैठ गए। वैसे तो हम लोग प्रैक्टिकली सोचा जाए तो सेंटर तक अर्थ के कोई जा नहीं सकता, कोई पहुंच सकता है कि सेंटर तक, वहां पे क्रस्ट कोर मेंटल ये सब होता है। तो हम लोग कुछ हाइट तक ही, जैसे रशिया में सबसे हाईएस्ट क्या होल डिग किया था अर्थ में, कितना 11 किलोमीटर कुछ था, और वहीं से उनको अजीब अजीब आवाज आने लगी तो डर गए, उन्होंने छोड़ दिया कि अब इससे ज्यादा हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि वो काफी डरावना था, है ना। तो हम लोग सेंटर तक पहुंचना तो एक तरीके से प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। सो स्टिल वी कंसिडर कि अगर हम लोग यहाँ तक चले जाए तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, क्या लगता है हम लोग को, जीरो। कितनी होगी, जीरो, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ, जैसे ऊपर जा रहा हूँ, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। मैक्सिमम कहां पर हो जाएगी, सरफेस पे, और सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जी। अब यहाँ से और ऊपर जाऊंगा तो बढ़ रही कि घट रही है, घट रही। 10 किलोमीटर तक कांस्टेंट है, फिर उसका धीरे 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 स्लोली ग्रेजुअली इट इज डिक्रीजिंग, राइट। सो अगर मैं एक यहाँ से एक लाइन बना दूं तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया सरफेस, और ये हो गया हाइट h। तो यहां से यहां तक के लिए क्या हुआ, जी बढ़ा कि घटा, बढ़ा। यहां से यहां तक जी बढ़ा, यहां पर जी मैक्सिमम हो गया, और यहां पर फिर क्या हुआ, जी घटने लगा, है ना। एक टाइम के बाद या एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या जी का इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, नहीं, है ना। फिर इसको हम लोग बोलते हैं इट इज आउट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एक अर्थ से कुछ सर्टेन दूरी पे चले जाओ, जैसे सैटेलाइट्स भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, उससे आगे घूम सकते हैं क्या, अगर उसके आगे चले जाएंगे तो अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएंगे, फिर उनके लिए सर्कुलर मोशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें वही है सैटेलाइट्स के बारे में, देन वी विल स्टडी दैट। बट क्या यहाँ तक बात क्लियर है, यस और नो। सो अभी हमको निकालना है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो मुझे समझ में आ गया कि अर्थ के सरफेस से जब मैं नीचे जाऊंगा तो जी बढ़ेगा घटेगा, जी बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, राइट। और सेंटर में कितना हो जाएगा, जीरो। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल टर्म्स में इसको देखा जाए तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे एनालाइज करेंगे। क्या हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है, जीवन में कभी पढ़ा होगा तो हल्का फुल्का याद होगा, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। तो किसी भी एक वापस डायग्राम बनाते हैं हम लोग दूसरा वाला। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो अर्थ का शेप ऑलमोस्ट कैसे है, स्फीयर। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सेंटर 0,0। मान लो ये हाइट h है ऊपर से, ठीक है। तो ये वाली हाइट कितनी हो गई फिर, अगर ये h है तो ये कितना हुआ, ये टोटल कितना है r, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस h, है ना। इस पॉइंट पे अगर मैं स्फीयर की बात करूं, स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो इस पॉइंट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। जैसे हम लोग दो फील्ड्स जानते हैं, कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम लोग ने ग्रेविटेशनल फील्ड भी देखी, हम लोग उसको और डीप में पढ़ाई करेंगे। बट वी नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ ना कि वो ऐसा एरिया जहां पर अगर कोई चार्ज रखा गया तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कितने प्रकार के लगेंगे, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू आर, यानी ये डिस्टेंस हो गया अपॉन
आर क्यूब, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। यह फॉर्मूला है, डिराइव्ड है, मैं बताऊंगा कैसे आया है बाद में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। वैसे ही याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल इज ऑलमोस्ट सेम, ओनली अंतर क्या है उसमें याद रखना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लोगे तो ग्रेविटेशनल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो के की जगह पे हम लोग को क्या रिप्लेस करना है, जी। वैसे जी नहीं, हम लोग माइनस जी करते हैं बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, बट वो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। पर अभी याद रखो के की जगह हम लोग को क्या रिप्लेस करना है, जी। तो इस पॉइंट पर, एच पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, ग्रेविटेशन, या फिर ऐसे लिख देंगे इसको हम लोग, हाँ ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी, वो के की जगह पे क्या आ जाएगा, जी। फिर क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, मास, तो जी एम, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एच अपॉन कितना आ जाएगा, आर माइनस एच का होल स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, यानी क्यूब आया, सॉरी, कितना आ जाएगा, आर माइनस एच का होल क्यूब। यस और नो। तो पहले अभी स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो अपनी नोटबुक में। एज वी गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। The value of g will decrease and at center it will be 0। ये बना लो ना, ये वाली लाइन, ये ऐसे बना लोगे तो क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। सेंटर में क्या होगा, 0, फिर बढ़ेगी ऐसे ऐसे, फिर डायग्राम बना लो, हो गया लिखकर सबका, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक समझ में आ गया कि जैसे जैसे हाइट में चेंज आएगा वैसे वैसे जी चेंज होगा। वेरिएशन हम लोग को समझ में आ गया, वेरिएशन ऑफ हाइट समझ में आ गया, वेरिएशन ऑफ डेप्थ। अब इसका हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है कि वेरिएशन ऑफ डेप्थ का फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग ने हाइट के साथ देखा था, तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या आया था, जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। क्या ये लेकिन सब चीज के लिए वैलिड था क्या, नहीं, इट वॉज वैलिड ओनली फॉर 10 to 500 किलोमीटर्स, राइट, इट वॉज वैलिड फॉर ओनली 10 to 500 किलोमीटर्स। उसके बाद हम लोग कुछ अलग यूज करते थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, इसमें हम लोग को थोड़ा सोचना है कि वेरिएशन जब ऑफ जी हम लोग जब डेप्थ के साथ देखते हैं तो उसके लिए क्या अलग अलग केसेस बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या हम लोग को इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे कि हाइट के साथ मैंने देखा कि 10 किलोमीटर तो कांस्टेंट रहेगा, वैसे ही जैसे जैसे मैं सेंटर में जाऊंगा तो क्या जी में एक ही फॉर्मूला यूज होगा कि कुछ अलग कंसेप्ट लगेगा इसमें, सोचो थोड़ा सा। क्या जी में वेरिएशंस बहुत ज्यादा आएंगे कि बहुत कम, एज वी आर गोइंग इन सेंटर, मतलब जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो वेरिएशन इन जी बहुत ज्यादा हो जाएगा कि बहुत कम, थोड़ा इस पे सोचो क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द कंडीशंस, कैसे होगा, क्या होगा। अच्छा पहले ये देखो, क्या हाइट तो मैं अनंत तक ले जा सकता हूँ, लेकिन डेप्थ तो मेरे पास फिक्स्ड है। क्या आर से नीचे, अब सेंटर में आ गए उससे नीचे कहाँ जाएंगे, फिर वापस वही रूटीन रिपीट हो जाएगा। तो हाइट मेरे पास अनलिमिटेड है, मैं कितना ही ऊपर ले जा सकता हूँ, लेकिन क्या डेप्थ मेरे पास फिक्स्ड है, कितनी डेप्थ है मैक्सिमम, आर, मेरे पास डेप्थ कितनी है मैक्सिमम, आर। तो मतलब एक चेंज समझ में आया मुझे, एक डिफरेंस समझ में, मैं ये सब इसलिए बोलता हूँ कि वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस हम लोग को एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला कब लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर मेरा नीचे का डेप्थ तो फिक्स हो गया, डेप्थ में कोई चेंज नहीं आया। फिर अब क्या करेंगे, सोच सोच सोच। हाइट तो अनलिमिटेड हो गई, हाइट में कहीं पे भी ले सकता हूँ, लेकिन इस केस में जो डेप्थ है वो फिक्स्ड है। देन व्हाट वी विल डू, हाइट में और उसमें क्या अंतर आ रहा है कि भाई डेप्थ तो फिक्स हो गई, तो फिक्स होने की वजह से हुआ क्या, क्या लिमिट्स लग गई उसमें, क्या कंडीशंस, क्या कंस्ट्रेंट्स बन गए। देखो क्या होता है, जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट तक नीचे जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे रिवर्स केस हो रहा है, जैसे इसमें ऊपर जा रहा हूँ जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो घट रहा है ना, सरफेस से जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जी की वैल्यू घट रही है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर, ये लिख लो फॉर्मूला।
अब एक सवाल लिखो, सवाल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी at depth h is equals to r by 2, कितना आएगा g by 2। कैसे आए यहाँ पे, h की जगह पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, सिंपल r by 2, एकदम इजी सवाल था ये। g डैश इज इक्वल्स टू g, इसका डेरिवेशन बताता हूं मैं कैसे आएगा, 1 माइनस आर ई बाय 2 अपॉन कितना आया, आर ई, क्या आर ई और आर ई कैंसिल हो गया तो क्या बचा, g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस 1 बाय 2, तो g डैश इज इक्वल्स टू कितना आया, g बाय 2। अरे आया नहीं आया। और अगर मैं बोल दूं h इज इक्वल्स टू r पे तो कितना आएगा, ओरली बताओ, 0। h इज इक्वल्स टू r पे कितना आ गया, 0। अब एक 4 ग्राफ है हम लोग के पास, इस ग्राफ में से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएशन ऑफ g का ग्राफ कैसा है। तो एक क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट पहले, the variation of acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity with distance r from the center of earth, with distance r center from center of earth is correctly represented by which of the following graphs, तुम लोगों को खुद से करना है, which of the following graphs, कौन सा ग्राफ सही है, तुम लोग खुद से बताना है। क्या बोला है पहले, स्टेटमेंट समझ में आया सबको, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, वेरिएशन ऑफ जी कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ से मैंने पार्टिकल को क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, कहां तक ले गया, सरफेस तक, कि उससे आगे भी ले गया, आर तक ले गया ना। मुझे नहीं पता आर, डायग्राम देखो ना, ये आर दिखा रहा है यहाँ पर, दैट मींस मैं सरफेस को क्रॉस कर दिया, तो मैं सरफेस क्रॉस करके उसको और ऊपर ले गया। नाउ यू हैव टू मेक कि उसके करस्पॉन्डिंग क्या ग्राफ बनेगा। सबसे पहली बात, एक सेकंड देख लो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। ग्राफ कभी भी, कोई भी ग्राफ के क्वेश्चन में हमको अटकना नहीं है अगर, तो वी शुड नो फ्यू थिंग्स। क्या थिंग्स, सबसे पहले वी शुड नो कि करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है। अगर हम लोग को इक्वेशन पता चल गया कि भाई इस चीज का इक्वेशन ऐसे आ रहा है, हाँ, तो हम लोग को अगर इक्वेशन पता हो, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो हम लोग के लिए ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, चेक करना कि पावर में क्या होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वी शुड नो कि भाई दोनों इक्वेशन की डिपेंडेंसी लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरी बात, हम लोग को इक्वेशन की डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्या निकालना है हम लोग को, जी और आर का रिलेशन, राइट। ग्राफ किसका बनाना है, जी और आर का। तो मेरे को इक्वेशन किसका पता होना चाहिए, जी और आर का ग्राफ पूछा है, और इक्वेशन मेरे को पता है v इज इक्वल्स टू आई आर। कोई सेंस बनाएगा ये ओम्स लॉ के ग्राफ, इससे हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या, नहीं। तो हमको इक्वेशन भी किसका पता होना चाहिए, जी और आर का। तो जी और आर का इक्वेशन, फिर उसकी डिग्रीज कि कितनी डिग्री का है, क्या डिग्री का है, वो चीज। इसके लिए तुमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला की उसका डेरिवेशन, कि दोनों चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कितनी बार प्रोसेस में हम लोग को डेरिवेशन नहीं पता रहा, सिर्फ फॉर्मूला। तो अभी जैसे कि अगर हमको पता नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, लाइक 0 से 10 में फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, उसके बाद क्या यूज करना है, तो हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करते और उसकी वजह से आंसर क्या आता, गलत। सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। नाउ यू सॉल्व, बताओ क्या आएगा। इक्वेशन पता है सबको, अरे हाँ कि ना,
अब उसको एनालाइज करो ना, पहले सेंटर, वो इसलिए तो लाइन बना के दी थी मैंने, सेंटर से कहां तक गया, सरफेस, सरफेस से कहां तक गया, हाइट कहीं तक भी गया होगा, हाइट एच की जगह पे आर बोल देंगे, तो सरफेस से यहां तक बड़ा घटा, जी बड़ा घटा, बहुत सुंदर, और यहां से यहां बड़ा घटा। अब देखो कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, डिग्रीज चेक कर लो, आंसर आ गया। और यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम, और यहाँ कितना है, मिनिमम की 0, और यहाँ मैक्सिमम। चेक कर लो कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, जिसका सही जवाब ए है। ए ऑप्शन सही है। कैसे आया ना ये ऑप्शन, इधर देखो ना यार, सिंपल, कहां से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल, क्वेश्चन पर, सेंटर से, सेंटर पे कितना है 0, तो 0 कहां पर आता है, ये सारा पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन 0, तो ठीक है, सब में वो इसमें मैच नहीं किया, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। कितनी बार आंसर नहीं आने से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं कि भाई ये नहीं तो इसको, जो नहीं है उसको काट दो, तो ये कट गया, बचा कौन, ए बी और डी, चलो इसमें ये भी कट गया, इसमें भी इससे स्टार्ट हो रहा है क्या, तो मेरे पास कौन से दो ऑप्शन बचे, ए और बी। अब तो अब देख, सेंटर से सरफेस बड़ा घटा, बड़ा घटा, इसमें भी बढ़ रहा है और इसमें भी, लेकिन इसमें कर्व है और इसमें स्ट्रेट लाइन। कर्व कब होगा, जब पावर कितना होगा 2, ये बात आज ध्यान में रख लो, जब भी डिग्री कितनी होगी इक्वेशन की 2, जैसे मेरे पास बेसिक इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन किसका है, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ भी a b c d जो भी है, ये इक्वेशन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज व्हाट। अच्छा पावर कितनी है इसकी, मतलब डिग्री कितनी है 2, तो जब भी डिग्री 2 हो तो ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, कर्व, कैसे बनेगा, कर्व। अब सीधा कर्व बनेगा, उल्टा कर्व बनेगा, ये जानने के लिए तुमको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये देख लो कि जब भी डिग्री 2 है तो पावर कैसे बनेगा, कर्व, यस और नो। और वो कर्व हमेशा कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द केस में इट बिकम्स पैराबोला, जो भी है। तो अब जी का इक्वेशन क्या है, जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच बाय आर, ये किसके लिए है, डेप्थ वाला, ये किसके लिए, पावर कितनी है 1, पावर कितनी है, तो पावर 1 है, तो भाई कर्व आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगी, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज, उसके बाद देख, क्या हाइट बढ़ रही है, क्या तुमको बताया हाइट की 500 किलोमीटर तक है या उसके बाद है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जी 1 माइनस 2h बाय आर, या फिर जी इज इक्वल्स टू वो वाला, कौन सा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वाला यूज करूंगा कि ये वाला। क्या मुझे हाइट स्पेसिफाई की गई है, यस और नो, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला, क्योंकि मेरे को पता नहीं कितनी हाइट है, कितनी भी हो सकती, तो कौन सा। अब इसमें पावर कितनी है 2, पावर कितनी है, तो पावर 2 है, तो कर्व आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगा, और ऊपर जाते वक्त जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। क्या क्लैरिटी आ गई सबको, अरे यस और नो, ये बहुत लिख लो। अब एक कंसेप्ट और होता है छोटा सा, एक और इसके बाद है, उसको पहले, वो स्टार्ट करने से पहले ये जान लो कि नेट फोर्स 0 कब होती है, आई एम आस्किंग व्हेन विल बी द नेट फोर्स 0 ऑन एनीथिंग। नेट फोर्स 0 होती है ना, हो सकती है नेट फोर्स 0, यस और नो, कब होगी 0, कंडीशंस क्या नेट फोर्स 0 होने की, व्हाट आर द कंडीशंस दैट नेट फोर्स बिकम्स 0। देखो कभी भी फोर्स का एनालिसिस करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम, मेक अ, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, तो मैं खुद का डायग्राम बना लेता हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है। अब मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मेरे पे कितनी फोर्सेस लग रही है अभी करंट में, एक तो नीचे कौन सी mg, फिर ऊपर नॉर्मल, उसके अलावा फ्रिक्शन, मैं मूव करूंगा तो फ्रिक्शन, नहीं किया तो नहीं लगेगा, चलो वो सही बात है, फ्रिक्शन भी लगेगा अगर इफ आई मूव, और नहीं मूव किया तब भी एक फ्रिक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है मेरे पे, अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कि लग रहा है, क्या प्रेशर की वजह से भी फोर्स बनती है, पता है ना, प्रेशर का फॉर्मूला कितना है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया।
तो किसी भी, अच्छा मेरे पे नेट फोर्स जीरो है कि नॉन जीरो है अभी, कैसे बताया? क्योंकि दिख रहा है मेरे पे नेट फोर्स जीरो है या नहीं, कैसे, क्यों, मतलब क्या देखा तुम लोग ने इसमें? इसको छोड़ दो, ये गंदा दिख रहा है, उसके अलावा बताओ क्या दिख रहा है? नेट फोर्स जीरो कैसे? क्या नीचे mg और ऊपर n, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम के अलग? सेम, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो ये कंडीशन किसकी होती है? नेट फोर्स जीरो। ये कंडीशन किसकी होगी? नेट फोर्स जीरो। अब ग्रेविटेशन में ना ऐसे अनंत सवाल मिलेंगे हम लोग को, जिसमें बोला जाएगा कि भैया बताओ कि नेट फोर्स कब जीरो हो गई, कितने डिस्टेंस में जीरो हुई, कैसे जीरो हुई। तो उसका एनालिसिस करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है कि दोनों फोर्स को क्या कर देंगे, इक्वल। दोनों फोर्स को क्या, तभी तो जीरो होगा, नहीं तो जीरो होने वाला नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज क्या रखना है, ये भी हमको ध्यान में रखना है कि फोर्स कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट है कि नॉन कांटेक्ट है? इट्स अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स है तो मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है? जैसे ये तो कांटेक्ट फोर्स हो गई ना, यहाँ कोई डिस्टेंस की बात आई क्या? अगर मैं यहाँ डिस्टेंस चेंज करूँ तो शायद मेरा नेट फोर्स जीरो ना हो, अगर मैं थोड़ा सा हवा में चला जाऊँ। लेकिन क्या मैं उधर हमेशा रह सकता क्या? क्यों, मैं नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी नेट फोर्स सब बिगड़ जाएगी और डोमिनेंट फोर्स कौन सी हो जाएगी? ग्रेविटेशन। जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात हो तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के केस में वी हैव टू चेक, वी हैव टू कंसीडर व्हाट, क्या कंसीडर करें नॉन कांटेक्ट में? डिस्टेंस, है ना। बात पे एक सवाल किया जाए, टू पार्टिकल्स, वन ऑफ मास 4 kg एंड अनदर ऑफ मास 9 kg एंड अनदर ऑफ मास 9 kg is separated by a distance of 60 centimeter, is separated by a distance of 60 centimeter, ठीक है। अब पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is kept in between two particles। वो जो 4 और 9 है उसके बीच में रख दिया। बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में रखा क्या? नहीं, कहीं पे भी छोड़ दिया बीच में उनके, ठीक है। फाइंड द प्लेस वेयर नेट फोर्स ऑन 1 kg विल बी जीरो। चलो ठीक है, क्या आंसर कितना? 24। सवाल लिखो एक, a body of mass 60 grams experiences a gravitational force of 3 newtons when placed at a particular point. Find the magnitude of gravitational field intensity at that point. क्या निकालना है हम लोग को? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या चेंज आएगा? फोर्स पर यूनिट मास। तो सभी तो दिया है तुमको। 50 आंसर है, अरे आया नहीं आया 50? अरे भाई फोर्स पर यूनिट मास, तो फिर कितना है? फोर्स कितना है? 3 और मास कितना है? 60, पर फर्क कितना है? ग्राम्स में। तो इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? अरे यस और नो? तो कितना आएगा यहाँ पर? 3 अपॉन इंटू 10 की पावर 3 अपॉन कितना आ गया? 60। यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 30 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 60, 1 जा 2 जा। यस और नो? क्या 1/2 मतलब इंटू 10 की पावर 2, क्या 1/2 मतलब 0.5? 0.5 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 50। मतलब कितना आया? 50। किसका किसका सही है? हाथ खड़े कर दो भाई, सबको एम्स भेजेंगे हम लोग। चलो अगला सवाल लिखो। व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन what is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times becomes 1 by n times the value that the surface of earth at the surface of earth, ठीक है, निकालना है। पिछले वाला क्वेश्चन 2022 का था। क्या इतने लल्लू क्वेश्चन आए तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या हमको फुकट के 4 मार्क्स थे?
फ्री के 4 मार्क्स थे कि नहीं थे? वैसे ये फ्री के 4 मार्क्स है। करो, ऑप्शंस लिख लो इसके, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, तुम लोग अपना सॉल्व करो। ये ऑप्शंस है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये था 2020, सही है एकदम, बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन? क्या हम लोग को बोला है कि जी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/n टाइम्स, किसके 1/n टाइम्स? सरफेस पे। सरफेस पे कितनी वैल्यू है? जी, सरफेस पे वैल्यू कितनी है? तो मेरा जी डैश कितना हो गया बेटा? g/n, 1/n टाइम्स बोला है ना, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? अगर और एलाबोरेट करके लिखे तो कितना आएगा? g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू कितना आ जाएगा? 1/n, विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया? g/n। यस और नो? अब g डैश का फॉर्मूला क्या है सरफेस के लिए, मतलब डेप्थ के लिए? g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस h/r। यस और नो? क्या g डैश की जगह पे हम लोग g/n लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग ने अभी बता दिया ना कि ऐसे ऐसे इतना इतना वैल्यू हो गया उसका, तो क्या आएगा आंसर? g/n इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस h/r। क्या g ने g को मार दिया? अरे मारा नहीं, मारा तो क्या बचा? 1/n इज इक्वल्स टू 1 माइनस h/r। इसको सॉल्व कर लो, इधर भेज दो इसको, तो कितना आएगा? 1/n इज इक्वल्स टू r माइनस h अपॉन r। क्या इसको इधर भेज देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे? इसका सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं मैं यहाँ पर, तो क्या आएगा? r/n इज इक्वल्स टू r माइनस h। क्या मुझे h निकालना है? इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा? h इज इक्वल्स टू r माइनस r/n। इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? बी। अगला सवाल और एक सुंदर सा, द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10th, द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10th द मास ऑफ अर्थ, the mass of planet is 1/10th the mass of earth, and its diameter is half that of earth। उसका डायमीटर अर्थ का क्या है? आधा। find the acceleration due to gravity on that planet, find the acceleration due to gravity on that planet। ये लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट 2024 नीट की एग्जाम जो हुई थी ना, उसका सवाल है। ऑप्शंस दो, देखो पहला ऑप्शन है 19.6, अगला ऑप्शन है 9.8, और हाँ जी की वैल्यू 9.8 पुट करना, जो अर्थ का जी है उसका 9.8 पुट करोगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है? 19.6, 9.8, 3.92 और दूसरा है लास्ट ऑप्शन है मेरा 4.9। 3.92 करेक्ट आंसर है। क्या बोला है हम लोग को कि मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10th ऑफ मास ऑफ अर्थ, और क्या बोला है? डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज हाफ डायमीटर ऑफ अर्थ, है कि नहीं? बस जी निकालना है हम लोग को, सिंपल। तो जी का फॉर्मूला कितना होता है? जी इज इक्वल्स टू जी एम। क्या यहाँ पे हाइट का कोई बात किया है, डेप्थ का कोई बात किया है? तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी ऑफ अर्थ कितना आएगा? ई आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ई। ये समझाने के लिए ऐसे बता दो, कैलकुलेशन में बहुत फास्ट होते हैं, समझने के लिए हम लोग कैसे करना है। फिर क्या दिया है? जी ऑफ प्लैनेट, वो कितना आएगा? जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर
इसी सवाल में डायमीटर की जगह रेडियस दिया होता तो सबका करेक्ट आता। तो हम लोग डायमीटर में कंफ्यूज हो गए, कुछ कुछ बच्चे। क्या कंफ्यूजन हो गए? डायमीटर रेडियस का क्या रिलेशन है? इनवर्स, डबल, डबल का संबंध है ना, डबल डबल, है ना। क्या है कि मेरे को पता है कि रेडियस, सॉरी, डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, यस और नो? डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, तो बस उसको वैसे सॉल्व कर लो। तो अगर ये डायमीटर ऑफ प्लैनेट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायमीटर ऑफ प्लैनेट क्या आएगा? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू हाफ। हाफ को ऐसा का वैसा छोड़ दो क्योंकि वो गिवन कंडीशन है। और डायमीटर ऑफ अर्थ क्या आएगा? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। क्या ये टू कैंसिल? तो यहां से रिलेशन क्या आ गया? रेडियस ऑफ प्लैनेट इज रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ। अरे यस और नो? अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, तो सबको कैंसिल कर दूं, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? तो सिंपल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, कि मेरे को बोर्ड का सिस्टम ही नहीं समझा वैसे। तो क्या 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 करेंगे हम लोग? इसको ऐसे कैसे छोड़ो, इसमें एमपी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? एमपी की जगह पे क्या लिखा जाएगा? me by 10। तो लिखो g ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू g इंटू me बाय 10 अपॉन, और रेडियस की जगह पे क्या लिखा जाएगा? re बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? g ऑफ अर्थ से। और g ऑफ अर्थ कितना है? g इंटू me अपॉन re का होल स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? me कैंसिल, re स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास? gp अपॉन ge इज इक्वल्स टू 2/5। मैंने सॉल्व कर दिया फटाफट। अरे यार देखो ना, 10 है, ये 4 हो जाएगा, 4/10 2/5। अरे हाँ कि ना? ये तो कर लोगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8। इसको तो पुट कर दो। जी ऑफ पी कितना आ गया? जीपी इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3.9। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को अभी हाइट लिखो कि वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन। अर्थ घूमती है तो उसके रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है वो भी देखना है अपने। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन। अच्छा, रोटेशन क्या अर्थ रोटेट करती है या नहीं करती है? क्या तुमको इसमें 100% कॉन्फिडेंस है कि अर्थ रोटेट करती है ना? पता है ना अर्थ रोटेट करती है। तो रोटेशन की स्पीड से क्या जी पे असर पड़ता होगा? अरे अगर अर्थ जो है घूमना रुक गई तो अर्थ का क्या रुक गया? रोटेशन की रिवॉल्यूशन, रोटेशन। तो अगर अर्थ का रोटेशन रुक गया तो क्या हम लोग अर्थ पे रह पाएंगे क्या? हाँ, अर्थ पे हम लोग रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर रोटेशन बंद हो गया तो ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा? 0। जब अर्थ अगर रुकना बंद हो गई तो अर्थ की ग्रेविटी क्या हो जाएगी? खत्म। तो बचपन से ही तो सीखता है हम लोग, पर तुम्हारा ध्यान नहीं था, कोई बात नहीं। तो उससे होता क्या है कि अगर ग्रेविटी 0 हो गई तो क्या एटमॉस्फेयर रह पाएगा क्या? एटमॉस्फेयर भी उड़ जाएगा, हम लोग भी उड़ जाएंगे, पानी भी उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। कहाँ उड़ जाएगा पता नहीं, लेकिन चला जाएगा स्पेस में। जैसे स्पेस में तुमने एस्ट्रोनॉट्स को वॉक करते देखा है कभी? है ना, मून पे या स्पेस में कैसे झूलते रहते, ऐसे ऐसे झूलते रहते, तो वहां पे ग्रेविटी नहीं है। तो अभी रोटेशन से क्या असर पड़ता है अर्थ की ग्रेविटी पे, ये हम लोग को जानना है। तो एक सवाल से स्टार्ट करते हैं बेसिक, फिर उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि मान लो ये क्या है? ये अर्थ है। ये क्या है? हाँ अर्थ है ना, अर्थ। मान लो, इसे तो बोला मान लो, ये क्या है? अर्थ। ये उसकी एक्सिस हो गई, सेंटर पॉइंट हो गया। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम पे फोर्स कहाँ लग रही है? mg कहाँ लगेगा? mg ऐसे लगेगा, यस और नो? फिर mg कैसे लगेगा? है ना, mg कहाँ लगेगा? सेंटर। और कौन सी? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट कर रही है किससे? ओमेगा से। ओमेगा मेरा क्या हुआ? एंगुलर स्पीड। अगर मेरे को अर्थ का टाइम पीरियड निकालना है, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। अर्थ का टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड मतलब वो टाइम जिसमें अपने आप को वो रिपीट करती है मोशन को। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? t इज इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा। t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2π बाय, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 2π बाय t। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स। क्या इसको मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो कितना आएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π अपॉन 24 इंटू
60 इंटू 60, तो ओमेगा कितना आ गया 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600। क्या ये क्वांटिटी बहुत बड़ी कि बहुत छोटी? 24 इंटू 3600, इट इज अ वेरी बिग क्वांटिटी और वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर अर्थ ज्यादा ही रोटेट करने लगे तो हम लोग तो फिर महसूस होता ना, हम लोग को महसूस होता है जरा सा भी कि अभी हम लोग घूम रहे हैं, वी आर रोटेटिंग राइट नाउ, बट कैन वी फील इट? नो, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, दैट स्पीड इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, सॉरी ओमेगा कितना आ गया 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600। ये इसलिए बताया ताकि तुमको समझ में आए कि ओमेगा इज वेरी स्मॉल, यस और नो, है ना। यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओ और लिखो ताकि फिर मैं बोर्ड को अच्छे से तुमको और आगे की चीज बता पाऊँ। अब थोड़ा सा इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस फ्री बॉडी डायग्राम में, सॉरी इस आदमी तो नहीं लग रहा कहीं से भी, आदमी बनाते नहीं आता मुझे। अब ये आदमी पे कितनी फोर्स लग रही है, 1 की 2 की 3 की 4 की पता नहीं, कौन सी तुम साफ साफ देख पा रहे अपनी आंखों से, ये बताओ। 1 mg, दूसरी ठीक है नॉर्मल, उसको हटाओ, वो तो बैलेंसिंग फोर्स हो गई। उसके अलावा एक और फोर्स लग रही, कौन सी? सेंट्री फ्यूगल की पिटल? फ्यूगल। तुम कभी उसमें बैठे हो वो झूले में, उसमें तुम पे फोर्स सेंटर की तरफ लगती है कि बाहर की तरफ? तो तुम तो उधर चले जाते ना सेंटर में। अरे अच्छा छोड़ो, वो भी छोड़। क्या तुमने वो गेम खेला ऐसे 2 हाथ पकड़ के ऐसे घूमते हैं, खेला होगा ना। तो उसमें अगर सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आया, तुम पे बदला लेना, उसे छोड़ दिया तो तुम उसके ऊपर गिरोगे कि पीछे जाओगे? मतलब तुम पे फोर्स कहाँ लग रही है घूमते वक्त? बाहर के अंदर? बाहर, है ना। दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स एंड इट एक्ट्स इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। जब भी बॉडी क्या करती हो, एक्सेलरेट करती हो, तो हमको कौन सी फोर्स लगती है? लेकिन क्योंकि इसका रोटेशन बहुत स्मॉल है और वो घूमने वाली इसका क्या है, बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम लोग को महसूस ज्यादा नहीं। लेकिन क्योंकि जब हम हाथ पकड़ के घूम रहे हैं तो बहुत डिस्टेंस भी कम है और घूम भी बहुत तेजी से रहे, तो हमको महसूस होती है, यस और नो। तो इस पे बाहर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। पिटल लेकिन बोलने के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। मैं इसलिए तुमको बताया क्योंकि ताकि तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलने के लिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स ही बोलेंगे, बट यू शुड नो इट इज एक्चुअली व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ लग डायरेक्शन। ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना हो जाएगा? m r ओमेगा स्क्वायर, यस। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? mg। यहाँ पे कितना आ गया? अच्छा मान लो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। इसको लिख लो, थीटा को बोलते हैं हम लोग, थीटा इज नोन एज कोलैटिट्यूड एंगल। थीटा इज नोन एज कोलैटिट्यूड एंगल। क्या हम लोग ने वो लैटिट्यूड देखे? वो जब भी मैप खोलो उसमें लैटिट्यूड लिखे थे 29 डिग्री पॉइंट फलाना ढिमकाना, ये एक्स वाई जेड इतना सारा चीज लिखे थे, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो थीटा मतलब क्या हुआ? कोलैटिट्यूड एंगल। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? आर ई। ये रेडियस हुआ ना सरफेस से सेंटर का। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हुआ? ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? आर ई, है ना। लेकिन क्या मेरा ओमेगा स्क्वायर जो है, क्या मेरा ओमेगा स्क्वायर ऐसे लग रहा है इधर बाहर की तरफ, है ना? ऐसे लग रहा है ना बाहर की तरफ। तो ये डिस्टेंस आर ई है कि आर से कुछ अलग है? आर है। ये डिस्टेंस कितना है? क्या मुझे ये निकालते आना चाहिए? आर कितना आएगा बताओ? अच्छा ये थीटा, इसको भी ड्रॉप कर दो यहां पर। ये थीटा, तो ये कितना? ये भी कितना हुआ? थीटा। क्यों? कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं? जेड। अरे यस और नो? ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, मेरे को यहां तक भी समझ में आ गया। ओके, मजा आ गया। अब क्या आर के कंपोनेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं? क्या ये मेरा आर ई है, ये मेरा क्या है? तो क्या आर ई और आर के बीच का रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं? यस और नो? तो आर के कंपोनेंट्स क्या आएंगे? इधर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा आएगा? इधर और इधर। बता।
आर, एक आर आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू आर ई साइन थीटा, और एक आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू आर ई कॉस थीटा। बाहर वाला कौन सा है, साइन थीटा या कॉस थीटा? अरे देखो, जो थीटा के नीचे है वो कॉस, थीटा के परपेंडिकुलर में साइन, थीटा के ये वाला कौन सा हो गया, कॉस, ये वाला कौन सा हो गया, तो ये वाला कौन सा हुआ, साइन, ये वाला कौन सा हो गया, तो क्या हो गया मेरे पास आर ई, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना बोल सकते हैं हम लोग, आर ई साइन थीटा। तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, एम ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर ई साइन थीटा। अरे यस और नो? तो ये मेरे पास फोर्स हो गई बाहर की तरफ, नीचे फोर्स हो गई, मतलब इधर अंदर की तरफ कौन सी हो गई, एम जी। ये भी लिख लो, ये सब डायग्राम वायग्राम बनाओ अच्छे से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिक्कत है बहुत। चलो अब उस बालक का जो हम लोग ने पृथ्वी पे बनाया था उसका हम लोग क्या बनाएंगे अभी, फ्री बॉडी डायग्राम। अरे क्या बनाएंगे, तो ये बालक है मेरा, तो इसमें बाहर की तरफ फोर्स कितनी है, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा। अरे यस और नो? कुछ नहीं हो नाक में। हाँ, और नीचे इधर कितनी है, एम जी। मेरे लिए क्या ये बिल? चलो, तो रिजल्टेंट फोर्स, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर कि इधर कि इधर, नीचे। अरे वर्टिकल आएगा सीधा सीधा, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे। क्या ये एंगल थीटा था, क्या ये एंगल 90 है, क्या टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो गया, अरे हुआ कि नहीं, 90 एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, मतलब दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। अरे यस और नो? क्या मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूं, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, कल ही देखा था हम लोग ने। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये वाला थीटा वो कोलैटिट्यूड एंगल है कि एंगल बिटवीन टू फोर्सेस है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, मतलब ये कौन सा एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अरे यस और नो, है ना? तो क्या F1 मेरा mg है, F1 क्या है, अच्छा m को कॉमन ले लो, कोई दिक्कत, m को कॉमन लेके बाहर ले लो, कट ही जाएगा, m को बाद में कटना ही है, पर ठीक है, तुम समझ में आएगा कि मैं लिख के दिखाऊं, कोई बात नहीं। F टोटल निकालना है हम लोग को, यानी G इफेक्टिव निकालना है, तो नीचे कितना फोर्स आएगा हम लोग को निकालना है mg इफेक्टिव, हमको क्या निकालना है mg इफेक्टिव। तो क्या आएगा देख, mg इफेक्टिव इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर रूट में F1 कितना है mg, तो कितना आएगा mg का स्क्वायर प्लस F2 कितना है m ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा, तो कितना आएगा m ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2, F1 कितना है mg, F2 कितना है बोल, कितना m ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा 2 F1 F2, उसके बाद क्या आएगा cos थीटा क्या है 90 प्लस थीटा, और ये सारा किसके अंदर है, रूट के अंदर। ध्यान से देख, तो cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव कि नेगेटिव, ऑल साइन tan cos, cos नेगेटिव आएगा, तो यहाँ साइन किसकी आ जाएगी माइनस, साइन किसकी आ जाएगी माइनस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास mg इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या mg स्क्वायर, सब अंडर रूट में चलेगा, प्लस इसका होल स्क्वायर कर देंगे, सॉरी m स्क्वायर g स्क्वायर आ गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की नहीं, ओमेगा की पावर 4 आर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर कितना आएगा 2m स्क्वायर, जी स्क्वायर है नहीं, जी रहेगा ना सिर्फ, m स्क्वायर जी ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा।
करेक्ट है? ओके, लिखो cos 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होगा ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अभी हम लोग ने एक चीज देखी क्या, कि ओमेगा बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर 0.1 है और 0.1 का स्क्वायर कर दिया तो क्या उससे भी छोटा हो जाएगा? यस और नो, है ना? तो ओमेगा स्क्वायर विल बी और स्मॉल। तो जो ओमेगा स्क्वायर आर ई स्क्वायर है मेरे पास, क्या मैं इसको निग्लेक्ट कर सकता हूँ? वी कैन कंसिडर इट एज 0, है ना? इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? 0। तो ये वाला टर्म पूरा पूरा क्या हो गया मेरे लिए? 0। ये वाला टर्म क्या हो गया? तो क्या बचा मेरे पास? यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है? क्या बचा मेरे पास? एम जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ये वाला बच गया, कितना बचा? 2 एम स्क्वायर जी ओमेगा स्क्वायर, बताओ आर ई साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक लिख लो, फिर इसको बाद में देखते हैं हम लोग क्या गड़बड़ होगी कैलकुलेशन।